वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरुण। और मैं ये नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि सर आप काफ़ी सिंपल समझाते हो, तो कुछ वीडियोस में भी आप बता दीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स कर सके जो मेरे तक जो अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये अकाउंटिंग सीरीज शुरू की है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं +1 के अकाउंट्स की सारी बुक इसमें कवर कर दूं। तो चलिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं दे दूं पहले अपनी। मेरा नाम अरुण है और मैं बटाला से हूँ। मैं पिछले 10 से 12 सालों से तकरीबन कोचिंग करवा रहा हूँ और कॉमर्स को भी करवाते करवाते 10 साल के ऊपर ही हो गया मुझे। मैंने एमकॉम की हुई है, बीकॉम की थी पहले, उसके बाद एमकॉम, फिर मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, जो हमारे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसके साथ मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूँ। मैं आइलेट्स, पीटीई और जो भी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं वो सारे करवाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक इंट्रोडक्शन थी छोटी सी आपके लिए। तो चलिए हम अभी अपना आज का काम शुरू करते हैं और इसके बाद आप देखना आपको कितना समझ आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं अकाउंटिंग। देखिए, जैसे कि मेरी आदत है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल तरीके से समझिए आप, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स बनाना। आप अकाउंट्स कब बनाओगे? आप अकाउंट्स तब बनाओगे जब आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि सर ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक पे हो, आपको नहीं पता। आपने ये मान के चलना है आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता। आप उसको सीखेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई एंट्री करना। अभी मान लीजिए आप मार्केट गए। आप मार्केट जाके, ठीक है, अपनी पसंद का एक जो आपको पसंद आता है कुछ खरीदते हो। जैसे मान लो आप कपड़े खरीदने गए तो आपने क्लॉथ में अपनी एक टी शर्ट परचेज की है। ठीक है, टी शर्ट को परचेज करना मतलब खरीदना। आपने वो परचेज की, उसकी आपको उसने वैल्यू बताई थी 500। आपकी उससे बात हुई और आपने उसको फाइनली 400 रुपीज जो है वो पे कर दिए। जब आपने जब आपने यहाँ से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैश ट्रांसफर कर दिया या आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, उसके बाद उस पर्सन ने आपको उसके बदले में टी शर्ट दे दी। ये हमारी एक एंट्री है। ये किस दिन हुई, उसकी डेट, ठीक है, किस पर्पस के लिए हुई थी, किसने सेल की थी या किसने परचेज की थी। ये सब जब हम रिकॉर्ड रखते हैं ये सब जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं जी? अकाउंटिंग। ये सारा जो हम रिकॉर्ड रखते हैं इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वो मैं कराऊंगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने की कोशिश करूंगा। पर मेरा मेन मकसद है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में बार बार जो टर्म्स आएंगी उसको आप कैसे डील करोगे। आपको कैसे पता होगा कि जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बच्चों को अकाउंटिंग टर्म्स सिखाता हूँ ताकि उनको बुक का फर्स्ट चैप्टर भी पता हो कि उसमें कौन कौन से वर्ड बार बार आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता दिया है। इसके साथ में अब जब हम बार बार कुछ वर्ड्स को यूज करेंगे तो वो वर्ड्स कैसे कैसे आएंगे, अब हम वो देखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एसेट। सबसे पहले लिखा है एसेट। अभी आप एसेट को समझिए ये क्या है। एसेट को हम सिंपल भाषा में प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो एसेट है। जैसे resources earned by business that will provide future economic benefit। आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हो, ऐसी चीजें हो जिसके वजह से आपको आने वाले टाइम में काफी बेनिफिट मिले। जैसे किसी के पास कैश है, किसी के पास बिल्डिंग्स है, किसी के पास लैंड है, किसी के पास फर्नीचर है, किसी के पास स्टॉक है। आपके पास ये जो भी ऐसी चीजें हैं जिनकी फ्यूचर में काफी वैल्यू है, वो सब कुछ आपका एसेट है। अगर आपसे कोई पूछे आपकी कितनी प्रॉपर्टी है तो आपने क्या समझना है, वो मेरी एसेट्स पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि मेरे पास कितने एसेट है।
एसेट में आपका कैश, आपकी बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, ये सब कुछ ही आपका एसेट है। अगर आपके पास कंप्यूटर है वो आपका एसेट है, अगर आपके पास बाइक है वो भी आपका एसेट है। तो आई होप आपको एसेट का समझ आ गया होगा। इससे साथ में ही मैं इसके साथ आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि एसेट हमारे पास एक लॉन्ग टर्म का होता है, एक शॉर्ट टर्म का होता है। अगर कोई ऐसा एसेट जो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ चलता है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कैश है, कैश हम डेली अपना कभी रखते हैं, कभी हम किसी को पे कर देते हैं, मतलब वो टिकता नहीं है। ऐसी चीजें जो आपके पास ज्यादा दिन नहीं टिकती, वो हम शॉर्ट एसेट में, शॉर्ट टाइम पीरियड में रखते हैं। और लॉन्ग में, जैसे बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग एक बार बन गई तो ये कई सालों साल काम आएगी। फर्नीचर एक बार बना लिया तो हम कई कई सालों तक इसको यूज करेंगे। ऐसी चीजें जो 1 साल तक की हम एसेट की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म एसेट बोलते हैं। जिनकी वैल्यू 3 से 5 ईयर के ज्यादा चले जाती है, उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी हम जब जब जैसे भी आगे सीरीज में बढ़ेंगे तब हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लाइबिलिटी का मतलब होता है लोन्स। आपके कर्जा कितना है, कितना कर्जा है आपके ऊपर, वो होता है लाइबिलिटीज। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपने उसको कितने पैसे पे करने हैं, आपने बैंक से कितने का लोन लिया था, तो ये सब कुछ आप क्या सोचोगे, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है जी। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा। कैसे होता है ये? देखिए, अमाउंट डेट बिजनेस ओव्स टू आउटसाइडर। ठीक है। वो अमाउंट जो आप दूसरों से लेते हो और आपको उन्हें वापस करना है, आपके ऊपर ओब्लिगेशन है। ओब्लिगेशन का मतलब है कंपल्शन है, आपको वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर से, मान लो किसी ने HDFC बैंक से लोन लिया है, तो वो लाइबिलिटी है। किसी ने क्रेडिटर से, ये क्रेडिटर क्या होते हैं ये हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे आप ये मान के चलो, क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन है जो आपको लोन देता है, जो आपको लोन देता है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। अगर हमने कोई ऐसा पैसा जो अभी तक खर्च करना था पर कर नहीं पा रहे, पे नहीं कर पा रहे, हमने उसका बेनिफिट ले लिया है पर उसका खर्च अभी तक पे नहीं किया, तो जो खर्च हम पे नहीं कर पा रहे, उधार चल रहा है साथ साथ में, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो एसेट क्या है? एसेट आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज आपकी लोन है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो भी आपके, जैसे आपके पास कोई कैश है, आपके पास आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपके पास कोई फर्नीचर है, कोई स्टॉक है, वो सब कुछ आपका एसेट होता है। इसके उलट, अगर आपके पास अपना कुछ नहीं है, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, जब आप किसी से उधार लेते हो तो आप उसको क्या करते हो, वापस पेमेंट जब करते हो, तो वो पेमेंट आप कैसी करते हो उनको, पेमेंट कैसे करते हो आप उसकी पेमेंट में आपको क्या करना पड़ता है उनको, एक साथ वो इंटरेस्ट होता है जो वो भी पे करना पड़ता है। ठीक है। तो वो हमारी होती है लाइबिलिटीज। ठीक है। यहाँ पे आपको लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो भी देना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है समझिए। मनी, वो मनी और प्रॉपर्टी जो इन्वेस्ट की जाती है बाय द ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक, जो बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है। बिजनेस का मालिक जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है मतलब पैसा लगाता है। जब आप कोई नवा नया काम खोलते हैं तो आप क्या करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो। पैसा इन्वेस्ट करने को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। मनी या प्रॉपर्टी, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारा कुछ क्या होता है, कैपिटल। इसको बिजनेस की या अकाउंट्स की या कॉमर्स में कैपिटल को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अरुण क्लासेस है। अरुण क्लासेस की एक ब्रांच जो है वो बटाला में है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ब्रांच को बटाला के थोड़ा आसपास, जैसे
अमृतसर और गुरदासपुर में लेके जाऊं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे वहां पे जाके लैंड देखना होगा, वहां पे रेंट भी पे करना होगा, वहां पे मुझे जो रिसोर्सेज है वो भी इंस्टॉल करवाने होंगे। क्या क्या रिसोर्सेज होंगे मेरे लिए? बच्चों के लिए डेस्क चाहिए होंगे, या चेयर्स चाहिए होगी, जो भी सुटेबल होगा, बोर्ड चाहिए होगा। ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, इन सब के ऊपर मुझे खर्च करना पड़ेगा। खर्च तो है, पर कैसा खर्च है? ये बिजनेस के ऊपर मैं पैसा लगा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं मार्केट में जाके कुछ परचेज कर रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। परचेजिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलती है। जब आप ये सोच के पैसा लगाते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। सिंपल भाषा में, जो भी पैसा आप किसी भी बिजनेस में लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। एसेट मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटीज जो भी हमने कर्ज लिया हुआ है, और कैपिटल जो भी बिजनेस के ऊपर हम पैसा लगाते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का आप कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है। ठीक है। आप शॉप पे बैठे हो, अचानक से आपको बाहर मार्केट में कोई आता है, जैसे मान लो लड्डू वाला ही आया है कोई। आपका मन करा कि मैं ये लड्डू खा लेता हूँ, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको मनी ट्रांसफर करनी होगी। आपने क्या किया? शॉप की जो गुलक थी या जो गल्ला होता है, उसमें से ₹10 निकाले और जाके इसको दे दिए। ठीक है। ये आपने क्या किया? ये आपने अपने बिजनेस में से पर्सनल खर्चा करने के लिए पैसा पे किया। तो जब भी आप कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। जब भी आप कोई पैसा निकालते हैं, ओनर होने के बावजूद, अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से, अगर आपने अपनी जेब से दिया है तो ड्राइंग्स नहीं है। आप बिजनेस के गुल्लक में से, उसकी अर्निंग में से पैसा, सेल्स में से पैसा निकाल के दे रहे हो, तो वो क्या है? वो आपकी ड्राइंग्स है। ठीक है। ड्राइंग्स क्या है? जैसे मान लो अरुण विड्रॉ 5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मैंने शॉप में से 5,000 निकाल लिए अपने घर के कुछ खर्चों के लिए। वो ड्राइंग्स ही है। पर्सनल जहाँ पे आप खर्चा करोगे, वो ड्राइंग ही है। पर्सनल यूज को हम ड्राइंग बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो हम विजिबल है, हमें हमें दिख भी रहा है, हम उसको टच भी कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट होता है, वो गुड्स होता है। अकाउंटिंग में इसको गुड्स बोलते हैं। एक गुड होता है ना, GOOD, गुड। गुड मैंने क्या होता है? अच्छा। अभी इसके साथ ऐसे लगाओ और ये गुड्स बन जाए। ठीक है। गुड्स का मतलब होता है सामान। तो आइटम्स जो परचेज की जाती है बिजनेस की तरफ से रीसेल के लिए। ठीक है। जैसे कोई एक शॉप है, उस शॉप ने मार्केट से, या सपोज फैक्ट्री से, किसी शॉप ने फैक्ट्री से मोबाइल्स डायरेक्ट पहले खुद परचेज किए, फिर उसको मार्केट में आके सेल किया। ठीक है। तो ये जो मोबाइल फोन है, ये क्या है? ये गुड्स है। मोबाइल फोन क्या है? गुड्स है। ठीक है। एग्जाम्पल समझिए। पेन्स फॉर अ स्टेशनरी शॉप, शुगर फॉर अ ग्रोसरी शॉप। कोई स्टेशनरी शॉप है, वो पेन बेचता है, उनके लिए वो प्रोडक्ट है। ग्रोसरी स्टोर है, वहां से हम शुगर चीनी लेके आते हैं, वो उनके लिए क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। एसेट क्या आते हैं हमारे? एसेट हमारे प्रॉपर्टी थी, लाइबिलिटीज हमारे लोन थे, कैपिटल जो हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ड्राइंग्स जो हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं, और गुड्स कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल करने के लिए कहीं से भी परचेज करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, परचेजेस का क्या मतलब है? परचेजेस का मतलब होता है खरीदना। सिंपल। आप जब कोई भी गुड्स को खरीद रहे हो सेल करने के लिए, रीसेल के लिए, उसको हम बोलेंगे परचेजेस। अकाउंट्स में आपने उसको परचेजेस ही लिखना है, परचेज नहीं लिखना। परचेज लिखने के साथ ही आपको एस डालना पड़ेगा। जैसे शॉपकीपर बाइज 100 पेन्स टू सेल इन द शॉप।
शॉपकीपर 100 पेन जो होती है, ठीक है, वो बाय करता है। क्यों करता है? ताकि वो सेल कर सके शॉप में, ठीक है। तो परचेजेस का मतलब होता है खरीदना। नेक्स्ट देखिए सेल। ऐसे ही सेल का मतलब नॉर्मली हम सबको पता है, सेल का मतलब होता है बेचना। जब आपने देखा होगा मार्केट में कई जगह सेल सेल लिखा होता है कि हमें ये बेचना है, इतने में बेचना है। तो जब भी आप नॉर्मली कुछ भी जो प्रोडक्ट है सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, जब आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी बेचते हो, ठीक है, उसको हम सेल्स कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग करना, किसको? कैश को, पैसा कमाना, ठीक है। जैसे शॉपकीपर ने सोल्ड किए 10 पेन टू अ कस्टमर, किसी कस्टमर को शॉपकीपर ने 10 पेन बेची, वो 10 पेन क्या होगी? उसकी सेल होगी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेप्टर डेटर का, सॉरी बी साइलेंट होता है इसमें, डेटर का और क्रेडिटर का, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर, देखिए इनको आप अलग अलग नहीं समझ सकते, इनको आप एक साथ ही समझिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए ये दो पर्सन है, ए और बी, ठीक है। अब ये डेटर और ये क्रेडिटर एक दूसरे के कैसे बनेंगे? ये एक दूसरे के डेटर और क्रेडिटर दोनों हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए पर्सन ए है, इसने सेल की है बी को, ध्यान से सुनना, ए ने सेल की है बी को, ठीक है, और कैश उसने नहीं दिया। कैश उसने नहीं दिया, किसने? बी ने ए को कैश नहीं दिया। तो जब भी आप सेल करते हो कैश के बिना, यानी कि क्रेडिट पे, जब आप उधार सेल करते हो किसी को, तो वो आपका क्या होगा? डेटर। तो यहाँ पे डेटर कौन है? यहाँ पे बी डेटर है। बी डेटर है किसका? ए का। बी डेटर है किसका? ए का। अगर बी ए का डेटर है तो ए बी का क्या लगेगा? उसका उल्टा, क्रेडिटर, ठीक है। कैसे? समझिए, आई नो इसमें कंफ्यूजन है, दोबारा समझिए। अभी यहाँ पे केस लीजिए ए और बी का, ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पे सेल की थी ए ने बी को उधार, इसको ये है कि यार आने वाले टाइम में ये मेरे को पैसे दे देगा, इसलिए डेटर्स को हम एसेट में भी रखते हैं कि मुझे आने वाले समय में इससे पैसा मिल जाएगा। पैसा यानी कि कैश, और कैश एसेट है हमारा, ठीक है। इससे उल्टा क्या होता है? जब बी को ये लगेगा कि इसने मेरे को सेल तो कर दी है, अभी मैंने इसको क्या देना है? कैश, और उसके पास कैश अभी नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई ऐसा कर, ये मैं अभी तेरे को पैसा बाद में दूंगा, इसको मैं अपने लोन में लिख लेता हूँ, यानी कि लाइबिलिटी में लिख लेता हूँ। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी में आते हैं और जो डेटर होते हैं वो एसेट में आते हैं। जब तक बी ए के पैसे वापस नहीं करता, ए उसके लिए क्रेडिटर रहेगा। जब तक ए को बी से पैसे नहीं आ जाते, बी उसके लिए डेटर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझो, अगर आपने किसी को सामान बेचा, आपको पैसा नहीं मिला, मिल जाएगा, तो वो आपके लिए डेटर है। आपने किसी से सामान खरीदा, आपने उसको पैसा नहीं दिया, पैसा देना है, तो वो आपके लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला आपको, और आपने उसका पैसा उसको वापस करना है, ठीक है। तो देखिए अभी डेटर में क्या लिखा हुआ है? डेटर में लिखा है पर्सन जो मनी ऑफ करते हैं बिजनेस में बिकॉज की गुड्स सेल कर सके दूसरों को उधार पे। ये मैंने सारा एग्जाम्पल में बताया है। रोहन ने बॉट की, परचेज की, खरीदी थी गुड्स क्रेडिट पे, किससे? और वो पे करेगा उसको बाद में, ये हो गया डेटर। क्रेडिटर पर्सन टू होम, जिसको बिजनेस ने पैसा देना है वापस, उससे लिया था परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे जब पर सामान लिया था। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन से हमने उधार सामान लिया, उसको हम पेमेंट करेंगे, उसकी अभी पेमेंट स्टिल ड्यू है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं गई है, ठीक है। ये सारा कुछ होता है डेटर और क्रेडिटर का। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आती है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च।
आप जहाँ पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेंस है। ठीक है। आप मार्केट से कुछ ईट कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, परचेज में आप कुछ भी आप अ, अपने लिए कोई टी शर्ट ले रहे हैं जिससे पहले बताया था, या आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं अपने लिए, आप अपना इधर उधर जहाँ पे भी, आप जहाँ पे भी कैश को स्पेंड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल समझिए, नॉर्मली घर से एग्जाम्पल समझिए। घर से एग्जाम्पल कैसे होगी, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा आएगा वो एक्सपेंस है। इसके अलावा समझिए जैसे रेंट है, अगर मैं कहीं पे कोई बिल्डिंग लेता हूँ सेंटर के लिए रेंट पे, तो मुझे उसको क्या करना होगा, रेंट पे करना होगा। मेरे लिए क्या है, हर महीने का रेंट क्या है, मेरे लिए खर्चा है। सैलरी भी देनी होगी स्टाफ को हर महीने, तो वो क्या है, मेरे लिए खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, वो भी मेरे को पे करना पड़ेगा, तो वो भी मेरे लिए क्या है, खर्चा है। तो ये एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ये हमारे लिए खर्चा ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, रेवेन्यू क्या होती है। देखिए रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करना, आम भाषा में। आप सिंपल सिंपल चीजों को याद रखिए, डेफिनेशंस खुद से बनाने की कोशिश करना, ये मैंने बिल्कुल सिंपल शो किया है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप इनकम अर्न करते हैं, बिजनेस जो आपका इनकम अर्न करता है कहाँ से, जब वो सेल करता है या सर्विसेज को बेचता है। देखिए अभी सर्विसेज क्या है, ऐसी चीजें जो आप खरीदते हैं, पर वो आप ना तो उसको आप टच कर सकते हो और ना ही आप उसको देख सकते हो, बस उसको आप फील कर सकते हो। ऐसी कुछ चीजें होती है जो सर्विस में आती है। वैसे तो इसको हम जो बोलते हैं ना वो इनटेंजिबल थिंग्स बोलते हैं, बट चलो सर्विस में कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती है कि हाँ भाई कैसे चल रही है, तो चलो आप देख सकते हो कि ये क्या है, कैसे चल रहा है। जैसे एग्जांपल समझिए, आप बैंकिंग में, आप बैंक में क्या करने जाते हो, या तो आप कैश जमा कराने जाते हो या तो विड्रॉ कराने जाते हो, दो ही रास्ते हैं ना। वहां पे उन लोगों का क्या होगा, हमें बैठ के करना, बस वो आपसे कैश कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जमा कर लेते हैं, कोई और आता है उसको वहां से निकाल के दे देते हो, ऐसे चलता रहता है पूरा दिन। ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे वहां पे जाके आप उनसे, कोई ये नहीं है कि मार्केट की तरह कोई सामान उठा के लेके आते हो या उनको सामान छोड़ के आते हो, नो। आप सिर्फ वहां पे जाते हो, ट्रांजेक्शन करते हो और वापस आ जाते हो। ठीक है, ये सर्विस में आता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई सामान तो नहीं ना बेच रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक तरह की सर्विस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है, मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, और सेल कहाँ से आती है, जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा, मैं स्किल्स को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई आपको पैकिंग करके सामान नहीं भेजूंगा जैसे मार्केट से मिलता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, तो ये मेरी स्किल्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा के उससे फीस लेता हूँ तो वो मेरी अर्निंग होती है, कहाँ से, सर्विस से, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ उनको। नेक्स्ट है जी स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है जी, स्टॉक मतलब जो हमारे शॉप में सामान पड़ा होता है, अगर कोई क्लॉथिंग की शॉप है तो उनके पास जितना भी कपड़ा है वो सारा उनका स्टॉक है। ग्रोसरी पे है तो जितना भी उनके पास राशन है वो सारा उनका स्टॉक है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 50 पेन है, अभी अनसोल्ड है शॉप में, वो सामान जो अभी तक मार्केट में सेल नहीं हुआ पड़ा हुआ है शॉप में, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, कितना स्टॉक रखा हुआ है, तो गुड्स लेफ्ट, जो सामान अनसोल्ड है अभी सेल नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जितना भी आपके पास सामान अभी सेल नहीं हुआ पड़ा हुआ है। रेवेन्यू हम सेल को बोलते हैं, जब आप कोई भी सर्विस सेल करते हो तब आपको रेवेन्यू होती है। इसके बाद एक्सपेंस आपके खर्चे होते हैं जितने भी आप पेमेंट्स करते हो। क्रेडिटर और डेटर मैंने बताया था, अगर कोई आपको, आपसे कोई उधार सामान ले रहा है तो वो आपके लिए डेटर है और आप उसके लिए क्रेडिटर हो। ठीक है, सेल्स मतलब बेचना, परचेज मैंने खरीदना होता है, गुड्स मैंने प्रोडक्ट कोई भी सामान होता है, ड्राइंग्स मैंने जो आप पर्सनली यूज करने के लिए पैसा विड्रॉ करते हो,
कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लाइबिलिटीज आपके लिए लोन होते हैं, और एसेट आपके लिए प्रॉपर्टी होती है। अब तक हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस, मतलब ज्यादा, जब आपकी इनकम ज्यादा होती है खर्चों से। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था 50 में, और उसको आपने सेल कर दिया 80 में। आपका डिफरेंस कितना आ गया? 30 रुपीज का। ये 30 रुपीज आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। इनकम आपकी 10,000 हुई, खर्चा आपने 8,000 किया, यानी आपका 2,000 का जो आपके पास प्रॉफिट आ गया है। ठीक है। इसके बाद लॉस क्या होता है? इसकी ऑपोजिट होता है, जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं इनकम से। जैसे इनकम आपकी 5,000 है, एक्सपेंस 7,000 है, आप 2,000 लॉस में जा रहे हो। आप इधर उधर से पैसा उठा के यूज करोगे, उसकी वजह से क्या होगा? आपके सिर के ऊपर लोन चढ़ेगा। लोन को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट टर्म है हमारी वोचर। वोचर का मतलब क्या होता है? ये एक प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर भी आपका आई थिंक +1 में चैप्टर है, बट चलिए हम इसमें यहाँ पे एक ओवरऑल देख लेते हैं। आपका एक प्रूफ होता है कि आपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन की है। जैसे मान लो मैंने किसी से कैश रिसीव किया है, कैश रिसीव करके उसने मेरे को ना एक रसीद दे दी, रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट दे दी उसने मेरे को। रिसिप्ट पे लिखा था कि भाई अरुण को मैंने डैश 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 अमाउंट जो है वो पे किया है, किस वजह से पे किया है वो वहां पे मेंशन होगा, और कौन सी कंपनी की तरफ से आया है वो भी मेंशन होगा। इसको हम बोलते हैं प्रूफ। तो प्रूफ जो होते हैं उन्हीं को हम वोचर बोलते हैं। ठीक है। कैश रिसीव किया है, या आपने किसी को पेमेंट की है, या इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बिल्स। आपने कई बार देखा होगा जब आप कहीं पे जाके कई चीजों की पेमेंट करते हो, तो वो बोलते हैं जी आपने अपना बिल पे कर दिया है। ठीक है। तो ये हो गया वोचर। वोचर के बाद अब आता है जर्नल। देखिए जर्नल का क्या मतलब होता है? जर्नल का मतलब होता है आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है उसका आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है। रिकॉर्ड भी आप दो तरह कर रहे हो, एक साइड आपके पास डेबिट है, एक साइड आपके पास क्रेडिट है। अभी ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? अभी आप सिंपल ये समझिए, लेफ्ट साइड आपके लिए डेबिट होगी हमेशा, राइट साइड आपके लिए जो है वो हमेशा क्रेडिट होगी। अभी आपने बस इतना याद रखना है। इसके ऊपर हम आगे जो टॉपिक करेंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR डॉट लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR डॉट लिखते हैं। ये अभी आप इतना याद रखो कि डेबिट लेफ्ट है, क्रेडिट राइट साइड है। ठीक है। और जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बार बार डालना पड़ता है। जब हम जर्नल एंट्री का चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीजें दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। जर्नल के बाद आती है जी लेजर। लेजर देखिए अभी बोलने में आपको नहीं इतना समझ आएगा, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। ठीक है। इतना याद रख लीजिए कि आपने अगर कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, कुछ पैसा लिया है किसी से, तो वो सभी के एक अलग अलग अकाउंट बनते हैं, प्रॉपर ऐसे बनते हैं कि किस किस डेट को कहाँ से कितना पैसा आया, ये सारा कुछ हम लेक्चर में करेंगे। ठीक है। फिर आता है ऐसे ही ट्रायल बैलेंस आता है, फिर बैलेंस शीट आती है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा क्योंकि इतना भी आपको नहीं पता चलेगा पहले लेक्चर में। अभी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक वर्ड समझिए जो हमें बार बार काम आएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग का जो थ्योरी का पार्ट है कि अकाउंटिंग क्या है, कि वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो करेंगे क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी हमसे। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो। ठीक है। हाँ, एक डिस्काउंट का पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा अभी इसमें, कि डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। देखिए डिस्काउंट का सिंपल मतलब होता है जब आप कोई चीज खरीद रहे हो, वो 100 की है, पर आपको वो 80 में मिल रही है, तो इसका मतलब जो 20 का गैप है वो आपके लिए डिस्काउंट है। ये अगर आपको उसने कैश पे दिया है तो वो आपके लिए कैश डिस्काउंट है। ठीक है। अभी इतना याद रखना, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ परचेज करने जाते हैं तो उनसे रेट करते हैं, हम उनको उतना पैसा एग्जैक्टली नहीं देते सर। कई बार तो देना ही पड़ता है जहाँ पे कुछ चीज़ों का फिक्स होता है, अदरवाइज हम हमेशा बोलते हैं। अगर कोई हमें बोलेगा ना कि यार ये 1,000 का है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई लेस कर भाई। वो बोलेगा कि चलो लेस करके आप 950 दे दो, हम बोलेंगे नहीं ये भी नहीं, और कम कर। मान लो हम उसको 800 में वो चीज ले लेते हैं, 200 कहाँ पे गया?
ये 200 ही हमारा क्या है, ये 200 ही हमारा डिस्काउंट है, पर ये कैश है। ठीक है। मान लीजिए, अब इसके दूसरी साइड चलते हैं। मान लीजिए लिस्ट प्राइस किसी चीज का 1000 था, और ट्रेड डिस्काउंट 10% हुआ, जो कि 100 हुआ। उसने बोला कि भाई आप ऐसे करो, टोटल इसका 1000 है, इसमें ये 100 चीजें मिलेगी आपको। आप ऐसे करो, 1000 दे दो मेरे को, और 110 चीजें ले दो। मतलब कैश डिस्काउंट नहीं दिया उसने आपको एग्जैक्टली exactly। उसने बोला आप बल्क में ज्यादा चीजें खरीद लो मेरे से, आप चीजें खरीद लो ज्यादा, पर पैसे मैंने उतने ही लेने हैं, 800 नहीं करना, लेना मैंने 1000 ही है, पर हाँ आप चीज थोड़ी ज्यादा ले जाओ। तो ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही इस लेक्चर में समझाऊंगा। इससे आगे वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप रिवाइज करना, और अगर आप चाहो तो इस इससे वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बना लेना। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इससे सिंपल तरीके से आप नहीं सीख सकते। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बस रिवाइज करते रहना। अगले दिन लेक्चर लेने से पहले पिछले दिन का मैं 5 मिनट रिवाइज जरूर करवाऊंगा, ताकि आपके माइंड में वो चीज आती रहे कि हमने लास्ट टाइम में क्या किया था। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अरुण क्लासेस के साथ अपना जो है वो सीखते रहिए। ठीक है। हैव अ नाइस डे।